वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ नर्व्स, जब नर्व्स हमारी रीपोलराइज होती हैं उस समय क्या होता है। पहला ऑप्शन है के प्लस गेट क्लोज एंड एन ए प्लस गेट ओपन। क्या जो है के प्लस गेट क्लोज रहता है और Na प्लस गेट ओपन रहता है, या फिर Na प्लस चैनल आर क्लोज एंड K प्लस चैनल आर ओपन, या फिर Na प्लस चैनल का चैनल जो होता है वो बंद रहता है और K प्लस चैनल जो होता है वो खुला रहता है, या फिर दोनों चैनल जो होते हैं वो दोनों ही खुले रहते हैं, या फिर दोनों ही चैनल बंद होते हैं। ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन ऑफ द नर्व्स मीन्स जब हमारी नर्व्स होती है वो रिपोलराइज करती हैं उस समय क्या होता है, Na प्लस चैनल क्लोज्ड होता है और K प्लस चैनल जो होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ नीट, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइट जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट आर कॉल्ड। जो टाइट जंक्शन होता है किसके किसके बीच का, एक्सॉन एक न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को, सिंपल हमें यही बताना है कि जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन मींस एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है उसे क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है क्या उसे जॉइंट बोलते हैं, या फिर उसे सिनेप्स बोलते हैं, या फिर उसे कांस्टेंट ब्रिज बोलते हैं, या फिर उसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। जब एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन दोनों एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइप के मींस उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सिनेप्स होता है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ नर्व्स इज। जो हमारा नर्व्स होता है वो रेस्ट करता है मींस अभी उसमें कोई भी चीज जनरेट नहीं हो रही है, वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है हमारे नर्व्स का। पहला ऑप्शन है क्या प्लस 70 मिलीवोल्ट होता है, या फिर प्लस 30 मिलीवोल्ट होता है, या फिर माइनस 30 मिलीवोल्ट होता है, या फिर माइनस 70 मिलीवोल्ट होता है। पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व्स कितना होता है, माइनस 70 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है, माइनस 70 मिलीवोल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पस के लिए, कई बार पूछा जा चुका है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेमोरी मींस रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द नर्व्स कितना होता है, माइनस 70 मिलीवोल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉर्पस कैल्शियम कनेक्ट, जो हमारे ब्रेन में कॉर्पस कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो उसका कनेक्शन मींस वो किससे कनेक्टेड होता है। क्या वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट होता है, या फिर दो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है, या फिर दो ऑल्फैक्टरी लोब से कनेक्टेड होता है, या फिर वो ऑप्टिक चिज्मा से कनेक्टेड होता है। जो हमारा कॉर्पस कैल्शियम होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से होता है। करेक्ट आंसर इज ए। The next question is, if corpus callosum is removed in mammalian brain, then what will affect it? अगर कॉर्पस कैल्शियम को मैमल की ब्रेन से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्या कोऑर्डिनेशन ऑफ सेरिब्रम जो है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमारे ब्रेन के जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर ब्रेन के सेरिब्रम जो कोऑर्डिनेशन होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमारे इमोशनल चीजें होती हैं, इमोशनल बिहेवियर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कॉर्पस कैल्शियम को ब्रेन से, मैमिलियन ब्रेन से रिमूव कर दिया जाए तब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेरिब्रम पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मींस ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट होता है उसके फंक्शन, वो जितने भी फंक्शन को कंट्रोल करता होगा वो सारे फंक्शन प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो पाएंगे अगर कॉर्पस कैल्शियम को मैमिलियन मैमल्स के ब्रेन से रिमूव कर दिया जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in man the optic center are situated in, मैन में ऑस्मोटिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बताना कि मैन में, ह्यूमन बीइंग में ऑस्मोटिक सेंटर का मतलब जहाँ भी ऑस्मोटिक की बात की जाए वहाँ पे मतलब बात किसकी की जा रही है, वहाँ पे वाटर के कंसंट्रेशन की बात की जा रही है। तो इसमें पूछा गया है कि ऑस्मोटिक सेंटर मीन्स वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है, वाटर की जो बैलेंसिंग होती है उसका सेंटर हमारे ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या वो सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, या फिर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है।
हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो कंट्रोल करता है जब हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, इन सब को वो कंट्रोल करता है। मीन्स हमें बताता है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें प्यास लगी है। कौन बताता है? हमारा हाइपोथैलेमस बताता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑस्मोटिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन ऑफ द ह्यूमन डिफर फ्रॉम द फ्रॉग इन हैविंग। ह्यूमन ब्रेन और फ्रॉग बोला जाता है, पढ़ के आए हो क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, कि फ्रॉग और ह्यूमन बीइंग का जो भी फंक्शन होता है, मीन्स डाइजेशन से लेकर और भी जो फंक्शन वो दोनों परफॉर्म करते, लगभग दोनों का फंक्शन सेम होता है। डाइजेशन भी लगभग सेम होता है। अगर हम डाइजेशन पढ़ ले ह्यूमन बीइंग, टीचर बोलता है कि अगर बच्चों आपने डाइजेशन पढ़ा है ह्यूमन बीइंग का, तो फ्रॉग का डाइजेशन पढ़ने में आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्यों बोलता है? क्योंकि दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, बहुत सारी पॉइंट मतलब मैच करती हैं बहुत सारी चीजें। बट यही एक ब्रेन होता है जो डिफर करता है, मीन्स अलग अलग होता है। तो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का ब्रेन फ्रॉग के ब्रेन से डिफरेंट होता है? ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है हमारे ब्रेन में जो फ्रॉग के ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है, क्या हमारे पास लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमारे पास स्मॉल, हमारा हाइपोथैलेमस स्मॉल होता है, या फिर हमारा सेरिब्रम स्मॉल होता है, या फिर हमारे पास कॉर्पस कैल्शियम प्रेजेंट होता है। बच्चों हमेशा याद रखना एक पॉइंट कि कॉर्पस कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ मैमल की ब्रेन में प्रेजेंट होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कॉर्पस कैल्शियम नहीं प्रेजेंट होता है। तो किस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन फ्रॉग के ब्रेन से डिफर होता है कि हमारे ब्रेन के पास कॉर्पस कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बट फ्रॉग के ब्रेन के पास कॉर्पस कैल्शियम नहीं प्रेजेंट होता। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Which one of the following is not the function of placenta? इन चार में से ऐसा कौन सा है जो प्लेसेंटा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है? पहला ऑप्शन है सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। क्या ये पार्चुरेशन के समय ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है? या फिर फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, या फिर जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सर्वाइव करता है, एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद सिक्रीट एस्ट्रोजन, और फिर उसके बाद है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। ये तीन ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है और डी वाला ऑप्शन भी सही है। बट प्लेसेंटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं सिक्रीट करता पार्चुरेशन के समय, तो प्लेसेंटा का यही फंक्शन नहीं होता। इसमें ये पूछा गया था कि प्लेसेंटा कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं सिक्रीट करता पार्चुरेशन के समय। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस के समय ऐसी कौन सी सेल होती है जो कैसा होता है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? 2n। और अगर हैप्लॉयड की बात की जाए तो n। पहला ऑप्शन है स्पर्मेटाइड, दूसरा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, तीसरा है सेकेंडरी पोलर बॉडी, चौथा है प्राइमरी पोलर बॉडी। गैमेटोजेनेसिस के समय मीन्स गैमेट के फॉर्मेशन के समय डिप्लॉयड कौन होता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या शो करता है? ये नॉर्मली डिप्लॉयड कंडीशन शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंज इनटू। कैपेसिटेशन का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या ओवम का सिक्रीशन होना फर्टिलाइजेशन के पहले, या फिर ओवम सिक्रीट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, या तो स्पर्म का सिक्रीशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, या स्पर्म सिक्रीट होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है सिक्रीशन ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, मींस स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज कैपेसिटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। इन चार में से ऐसा कौन सा फ्रूट है जो पार्थिनोकार्पिक होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? ऐसा फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही उसमें क्या होगा? फूड का फॉर्मेशन होगा, उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो उसमें बताना है कौन सा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। बनाना किस टाइप का फ्रूट होता है? बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। बाकी जो तीन फ्रूट है ये पार्थिनोकार्पिक नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? पहला ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का, या फिर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों का, या फिर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट का, या फिर एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट का। डबल फर्टिलाइजेशन
किसी में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। इसी वजह से एंजियोस्पर्म के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और किसी भी के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म का। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज medical termination of pregnancy is considered safe up to how many week of pregnancy। अगर कोई भी लेडी अबॉर्शन करवा रही है, हम एमटीपी को कॉमनली अबॉर्शन नहीं बोल सकते, कोई भी लेडी अगर अबॉर्शन करवा रही है तो कितने वीक तक, मीन्स प्रेगनेंसी के कितने वीक के पहले अगर वो अबॉर्शन करवा ले रही है, उसके बेबी के लिए भी सेफफुल होगा और उसके खुद के लिए ही सेफफुल होगा। पहला ऑप्शन है 8 वीक, दूसरा है 12 वीक, चौथा तीसरा है 18 वीक, चौथा है 6 वीक। This question is also very important for the purpose of नीट। नीट के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी लेडी अबॉर्शन करवाना चाह रही है तो अगर वो प्रेगनेंसी के 12 वीक के अंदर अबॉर्शन करवा रही है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सेफफुल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट द प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है क्या सर्वाइकल कैप का, या फिर ट्यूबिकोटॉमी का, या फिर डायाफ्राम का, या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कौन सा ऐसा टेक्निक है, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जा रहा अभी प्रेजेंट टाइम पे। किसका यूज, बुक में लिखा है, बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि इंडिया में, ये पूरा सेंटेंस लिखा गया, उसके बाद लिखा गया है आईयूडी। इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चल रहा है उसका क्या नाम है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जिसके नीट में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।